10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ये सब आपका रेडी होना चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक्स सर्विसमैन जो है इनको भी सर हमारे पास जो एनेक्जर 6 में जो डॉक्यूमेंट दे रखे हैं वो उनके अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेट तैयार होने चाहिए। तो हर एक स्टूडेंट के पास ये बेसिक चीजें होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जहां आपको 1 माइल दौड़ना पड़ता है। 1 माइल मतलब लगभग 1600 मीटर के आसपास हो गया सर आपका। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी? और आज डियर हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस पूरे कंप्लीट वीडियो के अंदर कि एसएससी जेईई 2024 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, जो मेंस एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं, CBD 2 में सेलेक्ट हुए हैं, उनका आगे जो मेडिकल होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उसमें उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में बात करेंगे हम कंप्लीट डिटेल के अंदर, ठीक है। और कितना आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट है और कितना टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। कौन कौन सी वो स्थिति है, कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जब आप वहाँ से आप पूरे कंप्लीटली डीवी प्रोसेस से बाहर हो सकते हो, और कौन सी वो कंडीशन है जहाँ पर आपको सेकंड चांसेस भी मिलते हैं, कुछ समय भी मिलता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। वो सब कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। देखो, जब क्वालिफाई किया था तो पहले तो पैटर्न इस प्रकार से होता था कि एसएससी आपको मेल करता था, फिर आपको एसएससी हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर जाना होता था। जैसे मैं भी वहाँ गया था, तो एसएससी हेडक्वार्टर दिल्ली जाते हो, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब कुछ सालों से थोड़ा सा प्रोसीजर बदला है। अब डिपार्टमेंटल लेवल पर डिपार्टमेंट खुद बुलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप CPWD में हो तो CPWD की तरफ से आपको मेल आएगा, CWC की तरफ से मेल आएगा। अगर आप MES के लिए सेलेक्ट हुए हो तो MES आपको मेल करेगा, BRO है तो BRO आपको मेल करेगा। तो डिपार्टमेंटल वाइज आपका मेल होता है और वो आपको बताते हैं इस लोकेशन पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। तो ये सारी बातें अब डिपार्टमेंट वाइज होती हैं। उसके बाद भी जैसे कुछ डिपार्टमेंट, अभी रिसेंट एक आई थी कि नोटिस आ चुका है कि CPWD का जो जोन प्रेफरेंस वगैरह है ना, तो जोन प्रेफरेंस सबसे पहले नोटिस आपके पास आता है कि जोन आपका कौन सा प्रेफरेंस वाला है, तो जोन प्रेफरेंस आप भर सकते हो। मेल के थ्रू ही आपको बोला जाता है कि सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है, हम यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई जानकारी की रिक्वायरमेंट हो और भी अगर पर्सनल आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट भी हो, तब भी आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल के टाइम भी बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं और डिटेल में भी आपको बता सकता हूँ। ये कंप्लीट PDF भी मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए पुट कर दूंगा, ठीक है। तो PW यशवंत सर, ये टेलीग्राम चैनल है सर। अब देखिए 2024 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे पहली बात देखो क्या होता है। सबसे पहली बात आपके पास 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ये सब आपका रेडी होना चाहिए बढ़िया तरीके से। अगर आपने 12th उसमें मेंशन किया है तो कुछ बच्चे 10th के बाद डिप्लोमा मेंशन कर देते हैं, है ना, तो उनके पास 10th और 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर डिप्लोमा जो आपने किया है सर, डिप्लोमा की मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए अगर आपने डिप्लोमा किया है तो, और वो सेमेस्टर वाइज अरेंज होनी चाहिए ना। वो जो मार्कशीट आपके पास है सेमेस्टर वाइज अरेंज हो, सारे सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक में फॉर एग्जांपल आपके 8 सेमेस्टर हैं, तो 8 के 8 सेमेस्टर की मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए। एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट आती है, वो भी आपके पास होनी चाहिए, और एक फाइनल डिग्री जो होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट में एक चीज जरूर ध्यान रखना है यहाँ पर कि इस कुछ स्टेट के अंदर ये होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट की लैंग्वेज हिंदी होती है ना, और एसएससी बोलता है कि आपको एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में चाहिए जिस फॉर्मेट में सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होता है। तो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट तो वही रहता है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज अलग होती है। तो उसके लिए आपको चिंतित रहने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फॉर्मेट आपका एकदम सेम होना चाहिए। एकदम बात क्लियर है? तो इससे घबराना मत कि सर लैंग्वेज हमारा चेंज है। हमारे स्टेट के अंदर हिंदी लैंग्वेज में हमारे पास ऑप्शन था हिंदी और इंग्लिश बनवाने का, तो हमने हिंदी में बनवाया था, तो क्या वो समस्या वाली बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा भी जो सबसे बारीकी से चेक किया जाता है वो होती है आपकी 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, जहां आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम और आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ वो सबसे एक्यूरेटली चेक करी जाती है। मतलब वहां पर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के पिताजी का नाम है सोहन लाल, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ना, तो अगर आपके पास 10th की मार्कशीट में सोहन लाल जो है वो एक साथ लिखा हुआ है, सोहन लाल, और अगर आपके बीटेक की मार्कशीट के अंदर सोहन और लाल के बीच में स्पेस है, गैप है, इस बारीकी को भी चेक किया जाता है। इस चीज को आपको सही करवाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, आप एफिडेविट लगा सकते हो, तो पहले से आप एफिडेविट लगवा सकते हो, ठीक है, कि भाई ये जो नाम है सोहन स्पेस लाल जो नाम है और सोहन लाल जो नाम है वो दोनों सेम नाम है, ठीक है। इस प्रकार का एफिडेविट आप बना सकते हो। तो जनरली आपको समय मिलता है
आप वहां जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और अगर छोटी मोटी गलतियां भी अगर आपसे हो जाएं तो वहां पर भी आपको टाइम दिया जाता है कि 3 वर्किंग डेज या 1 वीक का टाइम भी कभी कभी आपको दे दिया जाता है कि आप इसको डॉक्यूमेंट को सही करवा के ले आओ, फिर ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ठीक है, तो इतना कोई घबराने वाली स्थिति नहीं होती, लेकिन नॉर्मल बेसिक चीजें आपको डेफिनेटली लेके जानी है। जैसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, जैसा आपके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मतलब बीटेक डिप्लोमा जो भी आप लोगों ने किया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डेफिनेटली अगर आपने लिखा है कि एक्सपीरियंस है मेरे पास तो वो आपको प्रमाणित करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और जो भी आपका प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जहां आपने काम किया वहां का एनओसी होना जरूरी है ना, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है। उसके लिए डियर कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये डेफिनेटली सारे सेंट्रल लेवल के ही सर्टिफिकेट्स हमारे काम आते हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो मैक्सिमम सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट्स ही आपके काम आएंगे, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, चाहे आप ओबीसी में हो या एससी या एसटी कैटेगरी के अंदर हो। ठीक है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इनके लिए भी हमारे पास जो है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एसएससी ने दे रखा है, तो यही फॉर्मेट आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। तो आपके पास 100% ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होंगे। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो है इनको भी सर हमारे पास जो एनेक्जर 6 में जो डॉक्यूमेंट दे रखे हैं वो उनके अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेट तैयार होने चाहिए। तो हर एक स्टूडेंट के पास ये बेसिक चीजें होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, इसके बाद देखिए यार कुछ और, जैसे इन केस ऑफ मैरिज ऑफ अ वुमेन, ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, फोटोकॉपी ऑफ हस्बैंड्स पासपोर्ट शोइंग द नेम ऑफ स्पाउस और एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट। तो अगर आपकी शादी हो रखी है तो मैरिज सर्टिफिकेट को भी वहां पर चेक किया जाता है, ऑल्दो इतना एक्सटेंसिवली चेक नहीं करते, मतलब इतना कोई दबाव नहीं है, लेकिन अगर आपने लिखा है कि आप मैरिड हो तो उसका प्रमाण आपके पास होना चाहिए, तो मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास यहां पर होना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ रीमैरिज ऑफ वुमेन, रीमैरिज के अंदर भी आपके पास जो डाइवोर्स सर्टिफिकेट है वो डेफिनेटली होना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली यहां पर ध्यान रखनी है अगर स्पेशल केसेस हैं अगर आपके तो। ठीक है, तो डाइवोर्स ऑफ वुमेन की बात है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डाइवोर्स डिक्री ये होना चाहिए सर, डीड पोल या एफिडेविट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट, ऑल अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर डीवी। तो जब आपको मेल आता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से तो वो मेल में बड़े क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको बोलता है कि इस सीक्वेंस में सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको तैयार रखने, तो आपको उस मेल को बड़ा सीरियसली लेना है और सारे डॉक्यूमेंट वहां से आपको रेडी रखने हैं। सबसे पहली बात तो सर ये है हमारे पास। अब यहां पर देखिए बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं सर कि कलर ब्लाइंड हम सूटेबल हैं कि नहीं है, कोई कहते हैं सर हमारी ये डिसेबिलिटी है, क्या हम इस डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो बस आपको इस टेबल को फॉलो करना है, इस टेबल में आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। ये बोल रहा है सर एक्सेप्ट फॉर द बीआरओ। देखो बीआरओ का मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग है, बीआरओ में सिर्फ बॉयज अलाउड होते हैं, गर्ल्स अलाउड नहीं होती। उसके अलावा उसका मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होता है, वहां आई साइट का स्टैंडर्ड अलग होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड अलग होता है, बॉडी मास इंडेक्स अलग होता है, फिजिकल कोई डिफॉर्मिटी है तो उसकी जांच अलग तरीके से होती है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अगर छोड़ दो, बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर देखो क्या बोला गया है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हर एक ब्रांच के बच्चों के लिए आप सब एलिजिबल हो। ये सारी जो फंक्शनल डिसेबिलिटीज हैं ये सारी जिनकी हैं वो सब एलिजिबल है। जैसे कि अगर सिविल की बात करूं तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारे पास एस, एस टी, डब्ल्यू, बी एन, एल ये सारी हैं। अब ये होती क्या है सर, जैसे एस का मतलब होता है देखो सिटिंग, एस टी का मतलब स्टैंडिंग, डब्ल्यू का मतलब वॉकिंग, बी एन का मतलब बेंडिंग, एल का मतलब लिफ्टिंग, केसी का मतलब नीलिंग एंड क्राउचिंग, एमएफ का मतलब मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, आरडब्ल्यू मतलब रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। तो ये सब आपके पास जो हैं वो सब बच्चे यहां पर एलिजिबल हैं। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। एंड सूटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कुछ अगर बेंचमार्क जैसे डी हो गया, डबल एच हो गया सर, डी का मतलब जैसे डेफ हो गया, डबल एच का मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग हमारे पास होता है। तो अगर इस प्रकार के बच्चे हैं तो वो भी यहां पर सूटेबल हैं सिविल की सारी वैकेंसीज के लिए, बजाय सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन रहता है बीआरओ। बीआरओ का मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर होता है, अदरवाइज बाकी सभी डिपार्टमेंट्स का मेडिकल स्टैंडर्ड कोई बहुत ऐसे हैवी लेवल का नहीं होता है ना। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप कोई आर्मी के पर्सनल हो, है ना, कोई आर्मी फौजी वौजी सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल सा मेडिकल स्टैंडर्ड होता है कि नॉर्मल वर्किंग आप कर सकते हो। 98% बच्चे डेफिनेटली इसको बहुत ईजिली कर पाएंगे। कुछ बच्चे जो हैं उनके लिए देखो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि ओए, ओएल जिस कैटेगरी में भी आप अप्लाई करते हो इन सबका डिटेल देखो यहां पर बता दिया है कि सर अगर 1 आर्म वाला बच्चा है, 1 लेग वाला बच्चा है, सर सेरेब्रल पाल्सी वाली अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, लेप्रोसी क्योर्ड मेडिकल कंडीशन है, ड्वार्फिज्म है सर, या एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, या स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है ना, तो हर एक प्रकार के जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज अगर है तो वो सारे बच्चे अगर बीआरओ को छोड़ दो तो बाकी जगह तो आप एलिजिबल हुई। ठीक है सर। अब देखो द सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी indicated in the table above shall be subjected to exemption if any obtained in the
इंडेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिसेस। द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल की बात करें, इंक्लूडेड नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन आर नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन। ठीक है, तो विजुअली हैंडीकैप पर्सन के लिए यहां पर ये नोट आपको दे रखा है वो स्पेसिफिकली सूटेबल नहीं है। ठीक है सर, तो ये बात एकदम क्लियर पता होनी चाहिए। इंडिकेट इन टेबल अबाउट शैल बी सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के जो रूल्स आपके पास हैं, अगर उन रूल्स के अंदर बोला गया हो कि यार इस प्रकार का जो कैटेगरी वाला बच्चा है वो सूटेबल नहीं होगा, जैसे बीआरओ वगैरह है, अगर वो सूटेबल नहीं होगा तो वो एक एग्जेम्पशन है ना, वो चीजें। या फिर अगर ऐसा है कि नहीं इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, है ना, ये छोटी मोटी डिसेबिलिटीज को आप इग्नोर कर सकते हो, तो वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करेगी। तो आपके पास जो मेल आता है उसके अंदर हर एक चीज आपको डिटेल में दे रखी होगी, आपको उसी को सेटिस्फाई करवाना वेरिफिकेशन को। अब देखो बीआरओ की वेरिफिकेशन या बीआरओ का जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग मेडिकल वेरिफिकेशन है। जैसे देखोगे सर यहां पर कि सबसे पहले आपके पास क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जहां आपको 1 माइल दौड़ना पड़ता है। 1 माइल मतलब लगभग 1600 मीटर के आसपास हो गया सर आपका, है ना। तो वन ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी, सिर्फ उसको टेस्ट को पास करना है और टाइम अवेलेबल आपका 10 मिनट का समय अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो 1 माइल आपको लगभग 10 मिनट में दौड़ना है, 1600 मीटर लगभग 10 मिनट में दौड़ना है। छोटी मोटी अगर प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आराम से ये फिजिकल एफिशिएंसी, अगर आप बीआरओ के लिए क्वालिफाई हुए तो बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है सर। सेकंड देखिए डियर, ये जो फिजिकल लिमिटेशन का सर्टिफिकेट है, जो बच्चे फिजिकली जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो आता है वो ये है सर, है ना। और यहां देखो सिग्नेचर किसका चाहिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर का जो सिग्नेचर है वो आपको यहां पर चाहिए। आपके स्टेट के अंदर, आपके जिस भी स्टेट में आप हो वहां पर डेफिनेटली आप सीएमओ जो है उसका जो मेडिकल सर्टिफिकेट पे साइन है वो आप बनवा सकते हो। अगर इसमें आप डिले हो जाते हो, लेट हो जाते हो तो भी आपको समय मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको डेफिनेट ध्यान रखनी। 15 डेज का टाइम आपको वैसे ही मिल जाएगा उन चीज़ों के लिए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखो सर, सिर्फ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जहां परमानेंटली रिजेक्ट हो जाओगे, और ये बीआरओ की मैं बात कर रहा हूं। बाकी डिपार्टमेंट में तो हर जगह ऐसा कुछ है नहीं कि कोई खास परमानेंट रिजेक्शन होगा, लेकिन बीआरओ की बात देखोगे तो कैंडिडेट प्रेजेंटिंग विद द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी रिजेक्टेड, जैसे कि जनरल इंपेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन विद फ्रेल हेल्थ, यानी अगर बीएमआई आपका 18 से भी कम है, मतलब बहुत ही खत्म बॉडी है भैया, है ना, बीएमआई अगर आपका 18 से भी कम है तब आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो, परमानेंटली रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, एबनॉर्मल गेट का मतलब चलना होता है बेसिकली, तो आपका अगर वॉकिंग बिल्कुल ही एबनॉर्मल है तो बीआरओ के लिए आप परमानेंटली रिजेक्ट हो जाते हो। एबनॉर्मल पोस्चर, तो सर स्कॉलियोसिस या लॉर्डोसिस अगर आपके पास है, मतलब देखो ये कि सर अगर आपका नॉर्मल स्पाइन ऐसा होता है, लेकिन अगर आप बीआरओ के लिए जा रहे हो और अगर आपका स्पाइन ऐसा है तो आप हो सकता है परमानेंटली रिजेक्ट हो जाओ। ठीक है सर। इसके बाद देखो ग्रॉस फिजिकल डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट, जैसे पिजन चेस्ट वगैरह होता है। जैसे सर ये देखिए, अगर आपका बैक जो है इस प्रकार से है ना, ये अगर ये इस प्रकार की कंडीशन अगर आपके पास है तो बीआरओ के लिए तो आप 100% रिजेक्टेड हो कंप्लीटली। जैसे सिमिलरली देखो ये अलग, जैसे ये लॉर्डोसिस कहलाता है, ये कायोप्सिस कहलाता है, तो दोनों कंडीशंस के अंदर आपके पास बीआरओ के अंदर आपको अगर मेडिकल जो भी डिटेल होती है वहां पर आपको बताएंगे। तो बीआरओ में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है डियर। जैसे पिजन चेस्टेड, देख रहे हो चेस्ट, तो ये इस प्रकार की अगर चेस्ट है, पिजन चेस्टेड है, जैसे ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, बैरल चेस्ट कहते हैं, नॉर्मल चेस्ट ये होता है सर, है ना। तो इस प्रकार के पिजन चेस्टेड भी जो है वो बीआरओ के लिए सूटेबल नहीं होते। तो बीआरओ की अपनी ग्राउंड्स हैं, कुछ मेडिकल आपके तरीके हैं। ठीक है, डेफनेस को बीआरओ नहीं मानता, मेंटल एंड नर्वस इंस्टेबिलिटी को नहीं मानता, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, है ना। आपके पास केसेस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, बीआरओ के अंदर कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सीपीडब्ल्यूडी और बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर तो कलर ब्लाइंडनेस कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं, वहां आपका एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो ये बातें आपको यहां पर बेसिकली ध्यान रखनी है। ठीक है सर। इसके बाद भी अगर आपके पास वहां पर देखो कुछ ग्राउंड्स होते हैं जहां परमानेंटली आप अनफिट होते हो और कुछ होते हैं जहां टेम्पररी अनफिट होते हो। तो सर टेम्पररी अनफिट वाले बच्चों को देखो, जो परमानेंट अनफिट घोषित हो चुके हैं उनको भी 1 महीने का समय मिलता है कि आप कोशिश करो, कुछ मेडिकल प्रोसीजर अपनाओ और इसको सही करो। उसके लिए भी आपको 1 महीना समय मिलता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत भगा देंगे वहां से कि चले जाओ यहां से, नहीं, ऐसा नहीं है। 1 महीने का समय मिलेगा जिसमें आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और जो टेम्पररी अनफिट है उनको डियर 90 दिन का टाइम मिलता है सर, अथॉरिटी विद इन
3 मंथ्स 90 दिन टू क्लियर फिट और अनफिट इन द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ये सारी कंडीशंस हमारे पास होती हैं। तो इन चीज़ों से हमें एक चीज़ समझ में आई सर, सबसे पहले बेसिक डॉक्यूमेंट, 10वीं का मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट, आप जिस भी कास्ट से हो उसका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट, ठीक है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा डिप्लोमा हो तो डिप्लोमा के सभी जो सेमेस्टर हैं उनकी मार्कशीट, बीटेक हो तो बीटेक के सभी सेमेस्टर की मार्कशीट, उसको एकदम बढ़िया तरीके से अरेंज रखना, बीटेक की डिग्री जो है उसका कॉपी लेके, उसका ओरिजिनल लेके जाना साथ में, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हो गए। मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी आपके पास डेफिनेटली मेल आता है, फिर आप मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी वहां पर बड़े आराम से देखो। बाकी जो डिपार्टमेंट है, चाहे CWC हो, CPWD हो, है ना, MES हो, चाहे आपका कोई और डिपार्टमेंट हो, उसमें तो आपका मेडिकल रिक्वायरमेंट इतना हाई स्टैंडर्ड का नहीं है। सिर्फ BRO एक डिपार्टमेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया यहां पर, जो आपके नोटिस में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। बस वहां पर आपको कुछ कंडीशंस हैं उसको फॉलो ध्यान रखना है और उसको भी सुधारने के लिए आपको समय मिलता है। तो ये सारी बातें, आई थिंक ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है और इसके बाद भी कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में बच गया है तो आप दोनों जगह पूछ सकते हो। एक मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पूछ सकते हो, यहां पर कनेक्ट हो सकते हो और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, और या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो पूरा आपको बाकी यूजफुल लगा होगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में डेफिनेटली काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।